गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाप रे, इतने सारे लोगों को देख के मजा आ गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोग अपने बारे में कुछ बताइए। कल की क्लास कैसी रही? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सुनने में बच्चों का टॉपिक, लेकिन कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बच्चों जैसा नहीं था, कुछ कुछ इसमें लगा। वो क्यों लगा ऐसा? क्वेश्चन बना रहे थे, उल्टा कर रहे थे। और ऐसा कौन कर सकता है? आंसर मिलने के बाद क्वेश्चन बनाने का काम कौन कर सकता है? जिसको अकाउंटिंग आती हो। थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ी वर्ड हो गया, थोड़ा सा सिंपल बताओ। जिसके बेसिक्स क्लियर हो, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वही आदमी जवाब से सवाल बना सकता है। सवाल से जवाब देने का काम जनरली लोग कर लेते हैं। ठीक है, आज हम लोग एक बहुत 15 मिनट का एक ऐसा एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर दौड़ भाग नहीं करनी है, वहीं बैठे बैठे दिमाग की एक्सरसाइज करेंगे। वो 15 मिनट में सिर्फ एक काम करेंगे छोटा सा, कि आज तक हमने जो पढ़ा है सिर्फ उसको एक पॉइंट की तरह नोट कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग बोलते जाओगे, मैं लिखते जाऊंगा। ठीक है, और ये देखेंगे कि आज तक कितने दिन में हमने कितना पढ़ लिया। अच्छा, मुंह से वही शब्द निकालना जिसके बारे में आइडिया हो। ऐसा नहीं कि बस जानते हो मतलब बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो, नहीं। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको चमका है, कोई ऐसा टॉपिक जो पहले सही समझ में नहीं आया, अब आ गया। कोई ऐसा टॉपिक जो पहली बार सुने हो, मान लो जीएसटी से जुड़ा कुछ था, तो ऐसी चीज़ें आप अभी नोट करेंगे। इमीडिएटली हम लोग फिर आज का पूरा दिन ट्रेनिंग में, प्रैक्टिकल में रखेंगे। टैली स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग का प्रैक्टिकल सेशन है सुबह से। आप लोग टैली शायद नहीं सीखे होंगे, है ना? तो हम लोग का एक कंटिन्यू सेशन अलग चल रहा है, और पीछे से कवर अप कराना एक सेशन अलग चलेगा एक्स्ट्रा क्लासेस के फॉर्म में, जो लोग नए ज्वाइन करेंगे उनके लिए। तब तक आप लोग सिर्फ एक बार डेमो अटेंड करके देखिए कि हम क्लास में क्या कर रहे हैं। ठीक है, आज ज़्यादातर दिन हमारा प्रैक्टिकल में जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है एसबीआई का एक म्यूचुअल फंड का साइज क्या है? कोई भी एक स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड जिसमें आप में सब लोग लगाते हैं, लेट्स से एसबीआई मल्टी कैप फंड, मतलब इसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सब में पैसा लगता है। ठीक है, एसबीआई जैसे बड़े ब्रांड जहां पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, उनका एक म्यूचुअल फंड 100 से ज्यादा होते हैं। 100 से ज़्यादा। स्मॉल कैप फंड अलग होता है, लार्ज कैप फंड अलग होता है, मल्टी कैप फंड अलग होता है, डिफेंस फंड अलग होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अलग होता है, बैंकिंग फंड अलग होता है। सेक्टर वाइज चाहे डिवाइड कर दो, चाहे आप उसको किसी पर्टिकुलर कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, फुल फॉर्म मार्केट कैप बोलते हैं ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सुने होगे। तो ये कैप क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है कौन से शब्द का? कैपिटलाइजेशन। और कैपिटलाइजेशन शब्द अब थोड़ा थोड़ा सुना सुना लग रहा है, क्योंकि वो किससे बना हुआ दिख रहा है? किससे? जोर से बोलो। कैपिटल शब्द से बना हुआ लग रहा है। कैपिटल शब्द तो हमारा जाना पहचाना है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि मार्केट वैल्यू, वो आप लोगों ने देखी हुई है। ठीक है, इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे 3 सेगमेंट में बटा है मार्केट, बल्कि 4 में बटा है। लार्ज, मिड, स्मॉल, फिर एक और आता है माइक्रो। सबसे छोटे पेटी स्टॉक जिसका 1000 करोड़ से कम वैल्यू है, उसको माइक्रो बोलता है मार्केट। तुम तुच्छ हो। तुच्छ गलत शब्द हो गया, लेकिन तुम सबसे आखिरी में हो। 1000 करोड़ से अगर नीचे आपकी वैल्यू है तो मार्केट किस लेवल पे जा पहुंचा है वो हमने देख ही लिया था कि कल की आई कंपनी 1.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन में बैठी है, कल की आई कंपनी 2.5 लाख करोड़ के वैल्यूएशन में बैठी है। मार्केट कैप कितना इंपॉर्टेंट है ये हमको वहां समझ में आ रहा था। ठीक इसी प्रकार से कई सारे फंड्स बने रहते हैं एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी के, जैसे कि एसबीआई, उसका एक फंड है मल्टी कैप फंड। अंदाजे से बोल रहा हूं, मुझे हो सकता है गलत हो जाए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन एक रेंज सोच सकते हो कि आपका हमारा 500,000, 3,000, 10,000 का एसआईपी या म्यूचुअल फंड जब इन्वेस्ट हो जाता है तो वो जिस घड़े में जाके इकट्ठा हो जाता है सारा का सारा पैसा, उसके बाद बैंक उसको उठाती है एक्सपर्ट के माध्यम से और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। पहले एक घड़े में इकट्ठा होता है, इसका टेक्निकल वर्ड होता है पूल। जैसे कि स्विमिंग पूल होता है ना, उसमें पानी भरा हुआ है, तभी उसको पूल बोलते हैं।
पूल मतलब जो चारों तरफ से घेर घेर के होल्ड कर सके, उसको पूल बोलते हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में पूल होता है। वो क्या करता है, आप और हम जैसे आम आदमियों का पैसा पहले इकट्ठा करता है, सारा का सारा पैसा ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, फिर यहां से उठा उठा के फंड मैनेजर उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। ठीक है, इस फंड मैनेजर की सैलरी कितनी बताई थी मैंने, रेंज एक महीने की कितनी होगी, 1 करोड़ से ऊपर एक महीने में इस फंड मैनेजर की सैलरी। ठीक, 1 करोड़ से कम बता रहा हूं, अच्छे टॉप के फंड्स में इससे भी ज्यादा होती है। ठीक, ये 1 करोड़ क्या ऐसा क्या काम कर रहा है भाई जो उसको 1 करोड़ मिल रहे हैं, बताओ। इस पूल को वो मैनेज कर रहा है। ये पूल के अंदर कितना पैसा होगा, इस पूल के अंदर एग्जांपल ले लो किसी भी रैंडम एसबीआई म्यूचुअल फंड का, कितना पैसा होगा इसके अंदर, हाँ करोड़ों में, अंदाजा लगाओ। एक फंड ना, ये एसबीआई म्यूचुअल फंड है और मैं सिर्फ एक फंड की बात कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं, लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ऐसे कर करके बहुत सारे। कितने लोग ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में लगाते हो पैसा, एसआईपीस ऑलरेडी कितने लोग लगाते हो, स्टार्ट कर दो आज से ही, 500 रुपये पर मंथ, 200 रुपये पर मंथ से भी आप एसआईपी कर सकते हो। करने का इंटेंशन क्या है, उसके इर्द गिर्द रहना और उसको समझना, ये नहीं कि पैसा इन्वेस्ट करना। समझने लगोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर उसमें पैसे भी लगाने लग जाओगे बाद में। तो जब बाद में पैसे आएंगे तब पैसा लगाते समय नॉलेज भी तो होना चाहिए। तो नॉलेज एक्वायर करना, नॉलेज लेना आज से शुरू कर दो। 100, 200, 500, 1000 जितने की एसआईपी शुरू कर सकते हो शुरू कर दो। मम्मी पापा की शुरू करवा सकते हो शुरू करवा दो, लेकिन करो। सोचो इस पूल में कितना पैसा होगा, हजारों करोड़, 80,000 करोड़। मैं एक एस्टिमेट बता रहा हूं, किसी में 40 भी होता है, किसी में 80 का 90 भी होगा, तो किसी में 1 लाख करोड़ भी होगा। 1 लाख करोड़ का ये पूल है। अभी इसमें पैसे इकट्ठे हो गए, अभी इसको फंड मैनेजर थोड़े थोड़े पैसे उठाएगा और अलग अलग कंपनियों के शेयर्स खरीदते जाएगा और इस पर्टिकुलर पूल का एक पोर्टफोलियो बनाएगा। इसमें इस शेयर में इतने लगे, 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 और टोटल पूरा 80,000 करोड़ खप गया। इस 80,000 करोड़ को जो आदमी मैनेज कर रहा है, वो उसकी कीमत है, वो उसकी वैल्यू है कि 80,000 करोड़ को रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर रहा है। वो उसकी 1 करोड़ की कीमत बना के देता है। उसकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी खासी होगी, वो सीए हो सकता है, वो आईआईएम, आईआईटी, कहीं से एक बेसिक डिग्री रखा होगा। सीए भी बेसिक डिग्री है, बता दूं। अगर शेयर मार्केट फंड मैनेजर में जाना है तो सिर्फ सीए होना काफी नहीं है, आपको मार्केट स्पेसिफिक डिग्री उठानी पड़ती है। तो ये आईआईएम, आईआईटी, सीए या ऐसे क्वालिफिकेट, सीएफए, ऐसे क्वालिफिकेशन करने के बाद लोग मार्केट की फिर इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, जिसको रिसर्च एनालिस्ट भी बोल सकते हैं। ये कोर्स है अपने आप में, या और भी रिलेटेड कोर्सेस। ये करने के बाद भी काफी नहीं है, क्योंकि ये कोर्सेस करने वाले भी लोग बहुत हैं। ठीक है, कोर्सेस कर लेते हैं। इस कोर्स को और ये जो बेसिक कोर्स आपने किया, ये कंबाइन करके अपनी पर्सनालिटी के साथ जोड़ के आप फंड को कितने अच्छे से मैनेज करते हो, परफॉर्मेंस आपकी साफ साफ कागजों में दिख रही है कि आपके फंड ने क्या परफॉर्म किया। परसेंटेज में दिखता है ना साफ साफ, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, क्या गलत डिसीजन, क्या गलत कंपनी ली, सब साफ साफ दिख रहा है। इतने बड़े लेवल पे सब कुछ डॉक्यूमेंट भी होता है लिखित में, तो फंड की परफॉर्मेंस भी साफ साफ दिखेगी। यानी कि उस इंसान की सिर्फ 2 खूबियां हैं, पहला कि वो बहुत काबिल है, और दूसरा उसको परफॉर्मेंस दिखानी है। दोनों में से एक भी माइनस हुआ, उसकी वैल्यू नहीं बचेगी। वो धड़ाम से 2 लाख रुपए का इंसान बन जाएगा अगर उसने फंड में परफॉर्मेंस नहीं दिया तो। और परफॉर्मेंस देता रहा तो वो 1 करोड़ से 2 करोड़ भी पहुंच जाएगा कभी ना कभी पर मंथ। और बिल्कुल भी हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये सैलरी डिजर्व करने के लिए आपको उस लेवल की परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। परफॉर्मेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आती है नॉलेज, एक्सपीरियंस, सब चीज को जोड़ के आपका बिहेवियर। अच्छा, ये मान के चलो कि आप बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, लेकिन आपका बिहेवियर खराब हो गया, आप रूड हो, बहुत गंदा बात करते हो, चिल्ला के बात करते हो, गाली दे के बात करते हो, लेकिन नॉलेज बहुत है, मुंह से शब्द निकलते हैं तो एकदम सोने के शब्द होते हैं, वो इतना कीमती है नॉलेज आपके मुंह से,
लेकिन व्यवहार एकदम खराब है, चलेगा क्या? चला लो ऐसे इंसान को मैनेजर बना लो, चला लो ऐसे इंसान को स्कूल का प्रिंसिपल बना दो, कॉलेज का डीन बना दो, कि कोई बिजनेस का मालिक हो तो उसके यहाँ स्टाफ रुकेंगे? रुकेंगे अगर गाली गलौज से बात हो रही है तो? नहीं हो रही है। तो नॉलेज इंपॉर्टेंट था या नॉलेज के साथ और भी चीजें बैलेंस होनी चाहिए? बैलेंस शब्द याद आया आप लोगों को? चलो आगे रिवाइज करते हैं। मुझे बताते जाओ कि हमने आज तक कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं या सीखे हैं। सिर्फ नाम लेना है, और वो नाम लेना है जो आपको चमका है, जो आपको समझ में आया है। जबरदस्ती लिस्ट मत बनवाना सिर्फ, ठीक है? चलो, TDS, ITC नाम की कोई चीज होती है, ठीक है? और हाँ, ब्लॉक्ड ITC, GST रजिस्ट्रेशन टाइप, ठीक है? GST रिटर्न्स, और चलो भाई ये भी लिख लेते हैं, डेबिट क्रेडिट भी सीखा है हमने, और डेबिट क्रेडिट में ये लिख लेते हैं, डेबिट क्रेडिट मॉडर्न रूल्स हमने पढ़े हैं। और हमने क्या पढ़ा है? बैंक रिकंसिलिएशन, RECON डॉट रिकंसिलिएशन के लिए यूज होता है। आगे बढ़ो, चलो ऐसे लिख देता हूं, कमल का कुछ तो हो, टैली विथ GST। अब ठीक है, GST एंड TDS, DSCR, वेरी गुड, ये याद किया किसी ने। और वैट और GST में ट्रांजिशन, वैट टू GST ट्रांजिशन बोलते हैं। वैट टू GST ट्रांजिशन की पूरी स्टोरी हमने समझी थी, और इसी में हमने समझा था ये भी हमने सीखा, और बैलेंस शीट एनालिसिस। अभी तक प्रॉफिट लॉस का एनालिसिस तो हमने सीखा ही नहीं है, ठीक है ना? फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बाकी है, अभी तो पहाड़ चढ़ना है हम लोगों को, ठीक है? अभी नीचे से गोल 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 घूम रहे हैं, पहाड़ को बस देख रहे हैं चारों तरफ से कैसा है, ठीक है? एनालिसिस का पार्ट आ गया वो, लेकिन हम लोग कुछ और भी पढ़े हैं, वो है GP, NP, और क्या क्या पढ़े हैं? DSCR पढ़े थे, वो हम ऊपर लिख दिए। और क्या क्या पढ़े हैं रेशियोज में? शेयर प्राइस, याद आया कुछ? अगर याद नहीं आया तो दिलाऊं? जोमेटो प्राइस चेंज 258, 260.06% लॉस हो गया था, प्राइस गिर गए थे, याद आया? शेयर प्राइस का जो चेंज था उसका परसेंटेज कैलकुलेट करने का होमवर्क दिया था मैंने, अगले दिन उसको कैलकुलेट किया था फिर हमने। नेक्स्ट, और क्या हमने समझा है? लोन एडजस्टमेंट, लोन एडजस्टमेंट, और कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल इन टैली, कंट्रोल एक्सेस नहीं, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस का मतलब क्या होता है? सर ये तो मेरी स्कूटी का नाम है, तो एक्सेस जो है ना वो स्कूटी का ही नाम है, वो सही नाम है, लेकिन एक्सेस का इंग्लिश में एक और मतलब होता है, वो होता है पहुंच, कहीं तक पहुंच बनाना। वो पहुंच ऐसी है कि जैसे मान लो ये जो कंप्यूटर रखा है उधर, वहां तक मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई कैन नॉट एक्सेस दैट कंप्यूटर, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, पहुंच नहीं पा रहा हूं, ठीक है? और जब हम एक्सेस कंट्रोल किसी सॉफ्टवेयर में बोलते हैं, मतलब उस सॉफ्टवेयर के डाटा तक पहुंच पाना, पासवर्ड्स की मदद से, एक्सेस कंट्रोल की मदद से किसको कितने डाटा तक पहुंचने देना है, ये हम ध्यान रखते थे, ठीक है? ठीक है, हर सॉफ्टवेयर में ये बेसिक है। आपके फोन में भी एक्सेस कंट्रोल है क्या? आपके फोन में एक्सेस कंट्रोल है? फोन को खुला छोड़ के अलग से व्हाट्सएप को लॉक कर सकते हो? सर ये तो करना ही पड़ता है ना? कई लोग का फोन खुला रहता है, ज्यादा कोई खास पासवर्ड नहीं होता, लेकिन गैलरी लॉक होती है या व्हाट्सएप लॉक रहता है, और कई लोग का तो टेलीग्राम भी लॉक रहता है।
ठीक है, वो अलग से लॉक सिस्टम दिया है तो आप कर पा रहे हो, नहीं दिया रहता तो फोन में ही लॉक लगाना पड़ता। अभी कैसे खुले में किसी को भी ले जा खेल, क्या यूट्यूब ही तो देखेगा, देख ले, और पता चला वो कहीं से पहुंच गया व्हाट्सएप पे, गया धक 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 धक, है ना। तो वो सीन ठीक रहेगा जब आप लोग अच्छे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करोगे, है ना। किसी के सामने ऐसे पासवर्ड टाइप नहीं करना, नहीं तो दिख जाता है। कैमरे के सामने गलती से मत कर देना, मान लो वो कैमरा लगा है और मैं उसके सामने ऐसे होकर अगर अपना पासवर्ड डाल रहा हूं तो बाद में रिकॉर्डिंग निकाल सकता हूं स्लो में चला के कि पहले उसने ये दबाया, फिर उसने ये दबाया, फिर ये दबाया, पासवर्ड मिल जाएगा। तो कभी भी पब्लिक प्लेस में भी पीछे कैमरा देख लेना है कि नहीं जब पासवर्ड डालते रहो तो, ठीक है। नेक्स्ट सर कुछ बैंकिंग के बारे में भी सीखा जाना, पर नेट बैंकिंग से कैसे डेटा नहीं, हमने अभी सीखा नहीं है, सिर्फ बेसिक बात हुई थी एक बार। और मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल ऐप, नहीं मैंने उसके बारे में भी कुछ खास नहीं बताया। मनी मार्केट मतलब वो जो बैंकों को पैसा लेना होता है एक दूसरे से, ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में बात नहीं हुई है इसकी। मनी मार्केट और हाँ जी, क्या बात है, वाह। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज कवर हो गई, और क्या क्या कवर किया हमने? भूल गए या फिर बहुत हो गया सर, काफी है? ये सारी चीजें सबको क्लिक कर रही हैं? ऐसा लग रहा है कि हम सीखे हैं इतना कुछ कि बस नाम ले रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स याद आ रहे होंगे। ये बैठ के 10 मिनट हमने दिमाग को गोल गोल घुमाया ना, तो भी हो पा रहा है। अगर मैं आपको सिर्फ बोलूं कि आंख बंद करके बताओ कि आपने क्या क्या पढ़ा है, तो कभी याद नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। और कितना पीछे याद कर पाओगे ये भी नहीं बोल सकते, हो सकता है एक हफ्ते पीछे का भी याद ना आए, तो 11वीं का किसको पूछना है फिर। ठीक है, अब और कुछ दिख रहा है, याद आ रहा है, जल्दी से बताओ। हाँ, वो एक कॉन्सेप्ट थोड़ी है। हाँ, वो वैट टू जीएसटी ट्रांजिशन में वैसे कवर हो गया, बट हाँ, व्हाइट पेपर नाम की एक चीज थी, वो अलग से कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है, वो तो बस आपको जानना जरूरी है, उसका कोई काम नहीं पड़ने वाला लाइफ में। और हाँ, ये अच्छा वर्ड याद किया, कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट नाम की चीज हमने देखी है, कुछ होती है। और जल्दी जल्दी बताओ यार, टैली में कुछ खास फीचर, जीएसटी में कोई खास बात, अकाउंटिंग में कुछ खास बात, बैलेंस शीट को देखने में कुछ खास बात, कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नई स्टोरी, करियर से रिलेटेड कोई बात जहां पर आपको कुछ चमका हो कि ये फॉर्मूला था जो आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा अपन वो भी पढ़े थे ना, वो डिवाइड करके 119 into 100, क्या बोलते हैं, मैक्स वाला, मेन बेसिक मैक्स। उसका नाम तो मैं भी भूल गया, उसको मैथ्स में एक वर्ड है ना, यूनिटरी मैथ्स, यस, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। और एक होता है परसेंटेज, रिवर्स परसेंटेज कैलकुलेशन, कि हमको पता है ये 90% है, इसके मूल में पहुंचना है। याद आया? और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट बहुत खास है, अलग से हमने समझा है इसको। और बताते जाओ, ये 50 तक जाएगा। हाँ, हल्के में ले रहे हो आप लोग, बोलो बोलो बोलो। हाँ, रूल्स पढ़े हमने इनवॉइस के, जीएसटी के अंदर एंटिटी नाम की कोई चीज होती है, यस, इसको ऐसे बोलते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट। और आपने क्या बोला अभी? जीएसटी इनवॉइसिंग रूल्स, कि जीएसटी के इनवॉइस के रूल्स क्या हैं, वो हमने सिर्फ वर्बली बात की है, अलग से कानून में नहीं देखे हैं, ठीक है, पढ़े नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हमने शुरुआत की थी,
इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और क्या, नोट्स टू अकाउंट्स। ये अलग से कोई टॉपिक नहीं हो सकता, बैलेंस शीट के नोट्स होते हैं करके। और ये भी कोई अलग से टॉपिक नहीं हो सकता, बैलेंस शीट में शेड्यूल्स होते हैं, ये वाली बात बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में वो नहीं आते हैं, और मॉडर्न रूल्स हम लिख चुके हैं। गोल्डन रूल्स, मॉडर्न रूल्स, बात तो एक ही करते हैं ना, सिखाने का बस तरीका अलग है। एक ऐसे पकड़ रहा है कान को, तो एक ऐसे करके घुमा के पकड़ रहा है, बात एक ही कर रहे हैं दोनों। तो हम मॉडर्न रूल्स को सीख चुके हैं, जो कि डायरेक्ट कान पकड़ता है, घुमा के नहीं पकड़ता, कंफ्यूजिंग नहीं है। व्हाट डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर, इस टाइप के कंफ्यूजिंग में नहीं है वो सिंपल बताता है, एसेट क्या, लायबिलिटी क्या, और सिंपल वो। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी हमने सीखा है। ये देखो कीवर्ड्स याद करो, एसेट, इनकम, और कॉन्सेप्ट्स याद करो, कीवर्ड्स। ड्राइंग्स नाम की कोई चीज होती है, और टैक्स क्या होता है, टैक्स में भी इनपुट एंड आउटपुट अलग अलग चीज है। और क्या बोला आपने? अभी किसी ने कुछ बोला? ये कॉन्सेप्ट कैसे है? स्टॉक एज अ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वो यहां पर आ जाएगा लोन में। ऑडिट फीस एक्सपेंस में आ गया। और इंटरेस्ट आ गया ना, एक्सपेंस और इनकम दोनों में आ गया। डिस्काउंट, और क्या पढ़ा है हमने? टीडीएस वैसे हमने लिख दिया है पहले, टीडीएस और आईटी सबसे पहले लिख दिया है। और क्रेडिटर्स और डेटर्स नाम का कॉन्सेप्ट हमने समझा था। हाँ, और उसको हम ना ये बोलते हैं, जिसको आप लोग अभी पढ़े नहीं हो, जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स। इसको आप इतना सा पढ़े हो सिर्फ, वो भी ये नाम लिए बिना। ये नाम हमने नहीं लिया था। पढ़ा क्या था आपने कि अगर भाड़ा, पैकेजिंग चार्जेस, ये सब अगर इनवॉइस में जोड़ा जाता है तो वो टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट बनेगा, टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड होगा, ये हमने पढ़ा था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहां लिखा गया है जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स के अंदर, कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकालोगे और उसमें टैक्स कैसे लगाओगे। ठीक है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकालोगे और उस पर टैक्स कैसे लगाओगे। क्योंकि कई लोग, हमारा भारत महान, बहुत सारे तरीके निकाल लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि आप यदि कोई माल फैक्ट्री से निकालते हो तो आप उसके ऊपर टैक्स भरोगे। सरकार ने सिर्फ इतनी सी बात बोल दी। क्या टैक्स लगाने के लिए काफी था शुरुआत में कि कोई भी माल अगर फैक्ट्री से निकल रहा है तो वो उस पर टैक्स लगेगा। अब ये लोग क्या करते थे, जो जुगाड़ निकालना चाहते थे, वो लोग फैक्ट्री से माल तो निकालते थे लेकिन इनवॉइस बनाते थे जीरो का, बोलते थे ये सैंपल निकल रहा है, ये सबको जाके बटेगा, ये बिकने के लिए नहीं निकल रहा है। तो सरकार बोली सैंपल निकल रहा है क्या, अच्छा फिर ठीक है, इसमें टैक्स मत दो। कुछ दिन बाद सरकार बोलती कि नहीं,
ये तो गलत हो जा रहा है। सैंपल अगर इस तरीके से और इसी तरीके से जाएगा, बिकेगा या किसी को दिया जाएगा, तभी उसमें छूट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ऐसे करके रूल्स उसने अपडेट कर दिया। फिर कई लोग बोले कि जीएसटी में काम करते हैं, हम किसी को फ्री बांट देते हैं ना, एक के साथ एक आइटम फ्री कर देते हैं। जैसे होता नहीं है बिस्किट के साथ चौकोस फ्री होता है, तो चौकोस पे तो टैक्स ही नहीं लगेगा फिर तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं है, अगर तुम किसी के साथ कोई चीज फ्री दे रहे हो ना, तो उसके वैल्यूएशन रूल्स को रेफर करो और आपको पता चलेगा कि ऐसे इसके साथ फ्री वाले आइटम को भी जोड़ के इसकी वैल्यू निकालनी है और उसके बाद उस पर टैक्स पे करना है। ऐसा कोई फ्री भी नहीं होता है। वो वैल्यू कैसे निकालनी है, ये रूल्स पे जाके बात होगी। ऐसी अलग अलग सिचुएशंस पे ये रूल्स बताता है कि अगर इंडिया से बाहर माल गया तो रूल्स क्या लगते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट गया तो रूल्स क्या लगते हैं, कौन सा टैक्स पटेगा, कौन सी वैल्यू निकल के आएगी और कैसे निकलेगी, फ्री सैंपल्स और डिस्काउंट्स, ये सब सिचुएशन में कैसे दोगे। कई लोग ऐसा नहीं कर सकते क्या कि 100 रुपए के माल को 1 रुपए का बिल बना के दे दिया, ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, ऐसा होता भी है। वो 1 रुपए पे ही टैक्स पटेगा सरकार को, 99 रुपए पे टैक्स छूट जाएगा, जिसको हम कच्चे का बोलते हैं। तो इसको पकड़ने का फिर दूसरा रास्ता ई वे बिल आया, ई इनवॉइस आया, कि इनवॉइस को बाद में चेंजेस ना कर दे कोई। तो ई इनवॉइस आया, एक बार इनवॉइस जनरेट हो गया, क्यूआर कोड इनवॉइस में छप गया, एक IRN नंबर आ गया। अब आप इनवॉइस में इतना सा भी बदलाव किए तो वो पोर्टल को तुरंत पता चल जाएगा। ना आप नाम बदल सकते हो, ना पार्टी बदल, कुछ आप किसी का अमाउंट बदल सकते हो, क्वांटिटी बदल सकते हो, गुड्स का नाम नहीं बदल सकते, वैरायटी नहीं बदल सकते, कुछ भी नहीं बदल सकते। ठीक है, तो हम यहीं पर अपनी कहानी रोकते हैं। और कुछ याद आ रहा है किसी को? जीएसटी के रेट्स अभी कुछ बताने लायक है ही नहीं उसमें। ये यस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये याद कर रहा है शुरू से एकदम। टोल टैक्स वगैरह तो हाँ, टोल टैक्स क्या? पहले कुछ और लगता था, मतलब पहले आपने बताया था। अच्छा yes। वो टैक्स का स्प्लिट हमने, मतलब वो अलग से कोई टॉपिक नहीं है, वो टैक्स का स्प्लिट है। आईटीसी रिवर्सल, वैसे क्रेडिट नोट हमने पढ़ा है, बट आईटीसी रिवर्सल अलग से एक टॉपिक है। और क्या पढ़ा है हमने, और क्या पढ़ा है हमने? अब बस, अब और नहीं बता रहे हो आप लोग, ठीक है? यही रोकते हैं इसको और हम अपने सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम तो ये सवाल आप लोग भी नोट करते चलना अपनी नोटबुक्स में। ये लिखा हुआ तो आप लोग को मिलेगा, लेकिन अपनी नोटबुक्स में अगर लिखोगे ना, फटाफट, कोई राइटिंग चेक करने नहीं आ रहा है, स्पेलिंग चेक करने नहीं आ रहा है, फटाफट लिखो, तो आपको ये जो लिखा हुआ सवाल है दिमाग में बैठता जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा सवाल है जिसको हम आज के आज कंप्लीट करने के हिसाब से छोटा बनाएंगे ताकि आज ही खत्म हो जाए। ठीक है, चलो यह काम करते हैं, पुरानी कंपनी पे काम करते हैं। ठीक है, हाँ नहीं, पुरानी कंपनी पे ही काम करना है आगे, और पुरानी कंपनी पे जो टास्क चल रहा है जिन लोगों का, उनको कंप्लीट करना है, याद रहे, ताकि बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस हम मैच कर सकें। हमको स्लो से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम खत्म होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। और एंट्रीज वहीं लिखी हुई हैं, टैली आपके सामने है, जो मौजूदा एंट्रीज आप कर चुके हो वो डे बुक में दिख जाएंगी, जो गलतियां होंगी वो लास्ट में कंपेयर करके मैच हो जाएंगी। ठीक है, हमारी बैलेंस शीट आगे बढ़ रही है, बैलेंस शीट हर ट्रांजैक्शन के साथ अपडेट हो रही है, तो जिस दिन हम नए ट्रांजैक्शंस दे रहे हैं वो भी आप उसमें अपडेट करोगे। ठीक है, और एक चीज देख लो, यहां पर जो टैली का एक फोल्डर है हमारा, जहां पर ये वाली 12 तारीख वाली सबसे हैवी एंट्रीज थी, ये एंट्रीज अभी भी 1-2 लोगों की मुझे लग रहा है कि पेंडिंग है। आप लोग ये प्रैक्टिस किए नहीं हो, शुरू से आप बस देख रहे हो। आपकी ये पूरी मैच हो गई थी, बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस मैच नहीं हो पाया था, लेकिन एंट्री हो गई है। आपकी एंट्रीज हो गई थी सारी, एंट्री बची है, आपकी भी एंट्री बची है, पूरी हो गई, बस अब मैच करना है आपको। वेरी गुड, आपकी ये एंट्री हो गई थी और आपकी भी हो गई थी। ठीक है, तो मतलब हम इस सवाल से आगे बढ़ गए हैं लगभग,
बस अब एक बार मैच करना है, जब बाकी लोग करते रहेंगे तो हम इसको मैच कर लेंगे। और ये 18 तारीख वाली छोटी सी एंट्री, इसको हमने कंप्लीट नहीं किया है। चलो पहले ये बताओ कि कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें एकदम स्मूथली सबको हो गया। उन पॉइंट्स को हम ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, अब उनमें ज्यादा बारीकी से बात नहीं करेंगे। कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो हमको आसानी से बनते थे? क्रिएट अ कंपनी, जिसको डाउट होगा वो हाथ उठाएंगे, ठीक है। क्रिएट अ कंपनी, हमसे कंपनी क्रिएट हो रही है अब, कोई डाउट? कंपनी का नाम लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक करने में कोई दिक्कत नहीं, स्टेट लिखने में, मोबाइल नंबर डालने में नहीं है कोई समस्या। ब्रिंग कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स या प्रोप्राइटर्स या शेयर होल्डर्स जब पैसा लेके आते हैं तो उन पैसे को लेके आते समय पहले तो आप रजिस्टर में डेबिट क्रेडिट समझ सकते हो कि नहीं, और सेकंड आप टैली में उसकी कैपिटल एंट्री कर सकते हो कि नहीं। क्या ये हमको आता है? मतलब डाउट है तो बताओ, डाउट है तो बताओ। कैपिटल से जुड़ा नहीं, तो आज इस कैपिटल की हम एक कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करेंगे, थोड़ी मुश्किल बनाएंगे इसी कैपिटल की सेकंड एंट्री को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री है पार्टनर ए ब्रॉट अ कंप्यूटर फ्रॉम हिज होम, मतलब बिजनेस यूज शब्द यहां पर कितना जरूरी है? कितना जरूरी है? बिजनेस यूज शब्द यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है। वो कहां से लेके आया, क्या लेके आया, वो सब सेकंड मैटर है। अगर वो उसके बिजनेस यूज का है तो हमारे किस तरीके से काम आएगा, फिक्स एसेट्स बनाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, सब याद आ रहा है। ये रजिस्टर की एंट्री आराम से क्लिक कर रही है। आप लोगों को ये एडजस्टमेंट एंट्रीज अलग से बताने का कोई कभी मौका नहीं मिला होगा कि कोई आपको ऐसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के रूप में इन एंट्रीज को बताए, लेकिन ये लगभग एंट्रीज आप लोग अपने बीकॉम, एमकॉम, 11th-12th में अलग अलग रूप में, कभी छोटे बच्चों टाइप की एंट्री तो कभी थोड़ी सी अच्छी खासी एंट्री आप लोगों ने की हुई है, ठीक है। एक टॉपिक आप लोगों ने कवर किया 11th-12th में, 12th में शायद, वो है कंपनी अकाउंट्स, शेयर कैपिटल, डेबिट, ये वो एप्लीकेशन मनी, याद आ रहा है? शेयर्स कितने थे, नरेशन में लिखना होता है इतने नंबर ऑफ शेयर्स। तो कंपनी अकाउंट्स आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। आज हम लोग उसका एक छोटा सा फ्लेवर ले लेंगे, कंपनी अकाउंट्स होता क्या है, ठीक। इधर देखो सब लोग, और भी और कौन से पॉइंट्स है जो हम लोगों को इजीली समझ में आए थे? पार्टनर बी ने अपनी ट्रक को बिजनेस के नाम से ट्रांसफर किया, बाउंसर, ये बना था सबको। किसी के ऊपर से गया था ये बाउंसर? हाँ, किसी को समझ में ना आया हो, ये सही मौका है बोलने का। डाउट पूछ रहे हैं अगर हम लोग, तो ऐसे सीधा, मेरे को नहीं समझ में आया सर। पढ़ने आए हो ना, खुद के लिए आए हो कि किसी और के लिए आए हो? और खुद को समझ में नहीं आएगा तो आप पूछोगे, कोई और पूछेगा? तो मेरे को नहीं आया सर समझ में, ठीक है, 4 बार पूछोगे तो मैं भी थक जाऊंगा, लेकिन फिर भी समझाएंगे। नहीं हुई थी क्योंकि ये बाउंसर क्वेश्चन है, ठीक है। बाउंसर बॉल को क्या करने देते हैं? क्या करने देते हैं? छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बाउंसर क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 1 लाख कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक पार्टनर बी, ड्रॉइंग्स। क्या हम आज भी ड्रॉइंग्स को अच्छे से समझ चुके हैं? ड्रॉइंग्स बिजनेस यूज के लिए हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ड्रॉइंग्स हमेशा अपने कैपिटल को विड्रॉ करने के लिए होती है। बैंक से पैसा विड्रॉ शब्द सुनते ही ड्रॉइंग्स को क्लिक मत करना। विथड्रॉ वर्ड बैंक से पैसा निकालने के लिए यूज होता है। ड्रॉइंग शब्द किसी पार्टनर या मालिक के कैपिटल को विड्रॉ करने के लिए यूज होता है। क्या बोल रहे थे आप? ड्रॉइंग, अच्छा, जब हम विथड्रॉन बोलते हैं ना, विथड्रॉन ये शब्द, तो विड्रॉवल बोलते हैं, विड्रॉवल, बैंक से पैसा विड्रॉ कर दो, विड्रॉवल कर दो। तो उस विड्रॉवल का मतलब ड्राइंग नहीं होता है, कहीं से नहीं होता है। ड्राइंग्स का मतलब, पहले उसके इंग्लिश का हिंदी या ट्रांसलेट सीख लो कि कैपिटल या पूंजी का पैसा बाहर निकालना। अब अगर मैं अपने बिजनेस से पैसा निकाल, बिजनेस के अकाउंट से कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय पार्टनर फॉर बिजनेस यूज, मतलब मेरे ही बैंक में पैसा है और उस पैसे को मैं निकाल के ला रहा हूं अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, और मैं पार्टनर हूं,
तो मैं ड्राइंग कहां किया? मैं ड्राइंग नहीं किया, क्योंकि मैं अपने कैपिटल या अपनी पूंजी को निकाला क्या? नहीं, मैं बस बैंक से पैसा निकाल के बिजनेस में ही रखा हूं। बिजनेस का ही पैसा था, बिजनेस में ही पड़ा है, बिजनेस में यूज हो रहा है। बस विथड्रॉन वर्ड आ गया जो बोलता है कि बैंक से पैसा निकाला, क्योंकि बैंक में हो सकता है ना पैसा, फिर कैश में हम निकाल सकते हैं। तो ड्राइंग क्या है फिर? ड्राइंग का मतलब बिजनेस का पैसा बिजनेस से बाहर निकालना। वो बिजनेस से बाहर चला गया पैसा हमेशा के लिए, वो होती है ड्राइंग। और किसके माध्यम से निकलता है ये? बिजनेस से पैसा बिजनेस के बाहर किस माध्यम से निकलता है? एक ही तरीके से, वो है मालिक का पैसा निकलना, चाहे पार्टनर, चाहे प्रोपराइटर, चाहे शेयर होल्डर। ये लोग अगर पैसा निकालेंगे तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा। अब ये लोग पैसा निकालेंगे मतलब, फिर से देखो मैंने कंफ्यूज किया इस सवाल में। मैंने बोला पार्टनर बी जो है वो कैश निकालने गया। लोगों को क्या लगता है पार्टनर बी अपने घर ले गया पैसे, तो मैंने क्लियर कर दिया घर नहीं ले गया भाई, बिजनेस यूज के लिए है। अब इस शब्द पे जितने ध्यान दिया होगा उसको दिखा होगा कि ये ड्राइंग नहीं है। लेकिन जिसने बिजनेस यूज को छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, पढ़ा ही नहीं, तो उसको लगेगा कि पार्टनर अपने घर ले गया पैसे। ठीक है, तो पार्टनर घर ले गया होता तो ड्राइंग्स, पार्टनर घर नहीं ले गया होता तो सिंपल कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक से पैसा निकल के कैश में आ गया, बस। ड्राइंग्स मतलब बिजनेस से पैसा बाहर निकालना, वो भी कौन सा पैसा? मालिक का पैसा। एक ही एंट्री को ड्राइंग्स बोलते हैं, बस मालिक का पैसा बाहर निकलना, बिजनेस से बाहर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट परचेज किया था हमने, 2 आइटम थे, दोनों आइटम के अलग अलग जीएसटी रेट थे। आई थिंक अब इसमें हम कंफर्टेबल हो गए हैं, सबका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया है कि कैसे जीएसटी अलग अलग परसेंटेज। अब 2 आइटम दिए मैंने अलग अलग परसेंटेज के, अगर 10 कर दूंगा तो कोई दिक्कत? आइटम वाइज जाके सेटिंग करना है, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन होगा। कहां पर मास्टर्स में मिस्टेक कर रहे थे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा था, ये हमारी लर्निंग थी। कौन से मास्टर्स में हम लोग गलत जगह रेट डाल रहे थे और सही जगह कहां डालना था, कर करके 3-4 बार उफ, उसके बाद आने लग गया। ठीक है, ये जो गलती आप लोगों ने की ना पिछले कुछ सेशंस में कि टैक्स नहीं आ रहा था, ये गलती करना जरूरी था, क्योंकि जब किए हो गलती तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ होगा, अरे यार क्यों नहीं आ रहा है। फिर जब सॉल्यूशन निकला तो हायरे लगता है, वो याद दिला देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल, परचेज और सेल दोनों में हम लोग ठीक थे। परचेज में हमने देख लिया, फिर सप्लायर हैज इशूड क्रेडिट नोट, दिवाली स्कीम में जीता था। क्रेडिट नोट की एंट्री अब हमको समझ में आ गई, क्रेडिट नोट का नेचर हमको समझ में आ गया कि कौन क्रेडिट नोट जारी कर रहा है उसका मतलब क्या होता है, और कौन क्रेडिट नोट प्राप्त कर रहा है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर क्रेडिट नोट किस चीज के लिए जारी किया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने देख लिया कि दिवाली स्कीम, ये स्कीम, डिस्काउंट। फिर क्रेडिट नोट में जीएसटी का तड़का लगा दो तो भी थोड़ा कठिन हो जाता है, फिर जीएसटी रिवर्सल का मैटर आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल्स हमने की थी और सेल्स में हमने कुछ एडिशनल चार्जेस जोड़ने की कोशिश की थी, और कैसे इन एडिशनल चार्जेस को लेने के साथ साथ हमको जीएसटी कैलकुलेट होना चाहिए टैक्सेबल वैल्यू में, वो हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एक पार्टनर ने स्टॉक से निकालकर घर ले गया एक एसी को, 1 एसी को पार्टनर सी ने अपने स्टॉक से निकालकर घर ले गया, भिजवा दिया। ये है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स सिर्फ कैश में नहीं हो सकती, ड्राइंग्स कुछ सामान के रूप में भी हो सकती है। वहां पर किया है उसने, एक एसी दुकान से उठाया, घर ले गया, ये ड्राइंग्स। ठीक है, कैसे स्टॉक को हमने एडजस्ट किया था। परचेज अ मशीन, तो हमने फिर ये देखा कि मशीन को अगर फाइनेंस में खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं। फिर इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट हमने देखा ईएमआई के माध्यम से। ऑडिट फीस वगैरह या कुछ खर्चे पेड करने थे टीडीएस काट के, तो कैसे टीडीएस काटने के बाद पेमेंट होता है वो हमने समझा। कैसे टीडीएस जो है वो एक लायबिलिटी है, पेबल नाम का लेजर बनता है, पेबल नाम का लेजर बनता है, लायबिलिटी होती है। टीडीएस भी, सुनो इधर। ठीक है, नेक्स्ट सैलरी पेड यानी एक्सपेंस कैसा होता है, इनकम कैसी होती है। क्रेडिट नोट, अब क्रेडिट नोट हमने जारी किया, तो क्रेडिट नोट पहले प्राप्त हुआ था, अब हमने जारी किया, दोनों में फर्क है बहुत ज्यादा। फिर आता है रिसीव्ड फुल अमाउंट फ्रॉम बायर आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस बट चेक क्लियर नहीं हुआ। क्या था ये क्वेश्चन? बाउंसर, छोड़ना था। क्यों? चेक क्लियर नहीं हुआ तो हाथ में खाली चेक मिल जाना काफी नहीं होता, वो चेक अकाउंट में क्लियर भी होना चाहिए। तो क्लियर नहीं हुआ, जब साफ साफ लिख दिया मतलब नहीं हुआ, उस पर सवाल मत करो, और नहीं हुआ। जब क्लियर नहीं हुआ तो पैसे मिले क्या? पैसे नहीं मिले तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ क्या?
तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होने से हमने कोई एंट्री करनी है क्या? ठीक उसी प्रकार से पार्टनर बी ने अपनी ट्रक को बिजनेस के नाम से ट्रांसफर किया, सवाल इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं कर रहा है। करते रहो तुम, एक नहीं 100 ट्रक करो, तुम बता ही नहीं रहे हो कितना रकम तुमको मिला, कितना रकम तुमको देना था, कितने रकम से एडजस्ट करना चाहते हो। जब बताए नहीं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ क्या? छोड़ना था क्वेश्चन। ठीक है, अब सवाल लिखो, अपने रजिस्टर में नोट करना। ब्रिंग शेयर कैपिटल फ्रॉम टू शेयर होल्डर्स ए एंड बी, सॉरी यहां पर पी एंड क्यू लिख दो। अरे यार, पी एंड क्यू ₹1,00,000 ईच। कंपनी अकाउंट्स हम शुरू करेंगे अब, ठीक है, आज से थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट, चलो